क्या कभी सोचा है कि बॉलीवुड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? नहीं, हिंदी सिनेमा की नहीं, बॉलीवुड की। मसाला मूवीज, लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार्स और पेज थ्री पार्टीज, इन सब की शुरुआत किसने की थी? कौन सी वो मूवी थी जिसमें सबसे पहले किसिंग सीन हुआ था? बॉलीवुड का पहला स्कैंडल क्या था? वो कौन सी पहली फिल्म थी जिसने 1 करोड़ का बिजनेस किया था? जानना चाहेंगे? बताती हूँ। आज हम फ्लैशबैक में लेकर आए हैं बॉलीवुड का वो इतिहास जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। देविका रानी और हिमांशु राय की बॉम्बे टॉकीज। इनफैक्ट कुछ समय पहले अमेजॉन प्राइम पर एक सीरीज आई थी जुबली, जो लूजली बेस्ड थी बॉम्बे टॉकीज के ऊपर। यानी कि इसमें जो अदिति राव हैदरी ने जो कैरेक्टर प्ले किया था वो इंस्पायर्ड था देविका रानी से। उनके जो हस्बैंड बने थे प्रोसेनजीत रॉय, वो थे हिमांशु राय से ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड था। और अपार शक्ति खुराना, ये जो थे, इनका जो कैरेक्टर था वो अशोक कुमार के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। और रॉय टॉकीज को उसका स्टार मदन कुमार यहाँ चाहिए। और ये पूरी जो स्टोरी है वो लूजली इसी बॉम्बे टॉकीज की कहानी पर बेस्ड है। कैसे, आगे बताऊंगी। तो भारत में जो स्टार्टिंग में फिल्में बनती थी ना, उनका स्टोरी लाइन बहुत ही माइथोलॉजिक बेस्ड होता था, यानी कि धार्मिक कथाओं पर फिल्में बना करती थी। लेकिन बॉम्बे टॉकीज ने ये कल्चर टोटली चेंज कर दिया। इन्होंने फिल्मों में रोमांस दिखाया, इन्होंने फिल्मों में कॉमेडी दिखाई, इन्होंने फिल्मों में वो सारी चीज़ें दिखाई जो उस समय के लिए बहुत ही नई थी, जैसे कि सोशल इश्यूज, जैसे कास्ट सिस्टम, छुआछूत, औरतों पर बेस्ड फिल्में बनाई गई। जैसे 1936 की अछूत कन्या, छुआछूत या अनटचेबिलिटी के ऊपर ये मूवी थी। इसमें एक अछूत कन्या को एक हाई क्लास ब्राह्मण लड़के से प्यार हो जाता है। ये भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसमें कास्ट सिस्टम के ऊपर कोई स्टोरी बनी थी। हम अछूत ठहरे, हमें सब बुरा समझते हैं। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि हमारी फिल्मों में ये किसिंग सीन्स आजकल ही शुरू हुए हैं, तो लेट मी टेल यू, आप गलत हैं। हमारे फिल्मों में सबसे पहला किसिंग सीन हुआ था 1933 में, और मूवी थी कर्मा। और इस फिल्म में 2 एक्टर्स थे, देविका रानी और हिमांशु राय, और इन्होंने इंडिया का सबसे पहला किसिंग सीन किया था फिल्मों में। देविका रानी और हिमांशु राय जो बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे, यानी दोनों बिजनेस पार्टनर थे और लाइफ पार्टनर भी थे, यानी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। उस जमाने में 1943 में अशोक कुमार के साथ बॉम्बे टॉकीज ने एक फिल्म बनाई थी जिस फिल्म का नाम था किस्मत। और इस फिल्म में भारत में पहली बार 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। तो पहली फिल्म जिसने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था 1943 में। यू कैन इमेजिन कितना बड़ा बिजनेस अमाउंट था। तो कुछ ऐसे ठाट थे बॉम्बे टॉकीज के। बॉम्बे टॉकीज बॉम्बे के सबर्ब में मलाड नाम की एक जगह है, वहां पर कई एकड़ जमीन पर फैला हुआ था। मलाड में आज भी बॉम्बे टॉकीज के नाम पर आपको एक खंडर नुमा इमारत देखने को मिलती है। तो ऐसा क्या हुआ कि कभी 1 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली, बड़ी बड़ी पेज थ्री पार्टीज के ग्लैमर से सजने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस ऑफ इंडिया कैसे बंद पड़ गई, बताते हैं। बॉम्बे टॉकीज को चलाते चलाते हिमांशु राय और देविका रानी जहां प्रोफेशनली तो आगे बढ़ रहे थे, वहीं पर्सनली उनकी लाइफ कहीं पीछे छूट गई थी। हिमांशु राय अक्सर फिल्मों में मशहूर रहते और शाम को पार्टीज में, और देविका रानी फिल्मों में काम तो करती थी लेकिन खुद को इस रिश्ते में काफी अकेला महसूस करने लगी। और ऐसे में उनके लाइफ में आए उनके फिल्म के हीरो नजमुल हसन। तो हिमांशु राय एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था जीवन नैया, और इस फिल्म के लिए उन्होंने एक न्यू कमर को कास्ट किया था जिसका नाम था नजमुल हसन। देखने में बहुत ही हैंडसम एंड गुड लुकिंग, और देविका रानी और नजमुल हसन एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट हुए थे। तो फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन इस शूटिंग के दौरान ऑलरेडी शादीशुदा देविका रानी का अफेयर शुरू हो गया नजमुल हसन के साथ, और दोनों फिल्म के हीरो हीरोइन कोलकाता भाग गए। अब फिल्म यहाँ अधर में अटकी हुई है और फिल्म के हीरो हीरोइन दोनों ही भाग गए, और वो भी कौन? देविका रानी, जो फिल्म के प्रोड्यूसर की ही बीवी है और फिल्म की एक्ट्रेस भी। तो अब हिमांशु राय क्या करें? रोमांस चल रहा है दोनों में, मुझे मेरी बीवी यहाँ चाहिए। तो हिमांशु राय के एक दोस्त हुआ करते थे जो उनके लिए काम करते थे बॉम्बे टॉकीज में। उनका नाम था शशाधर मुखर्जी। अब इन शशाधर मुखर्जी का अगर मैं एक और इंट्रोडक्शन आपको दूं तो ये फेमस एक्ट्रेस काजोल के दादाजी हैं। शशाधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज में असिस्टेंट साउंड इंजीनियर का काम किया करते थे, और बॉम्बे टॉकीज में चूंकि वो हिमांशु राय के दोस्त थे और काफ़ी करीब थे, तो बॉम्बे टॉकीज में उनका भी एक बहुत बड़ा रुतबा था। जब ये चीज़ आई सामने तो हिमांशु राय ने अपने दोस्त होने के नाते शशाधर मुखर्जी से कहा कि वो देविका रानी के पास जाए और उनको
कुछ बुद्धि दे और वापस लेकर आए। तो शशाधर मुखर्जी देविका रानी को मनाने कोलकाता गए और फिर उनको मनाकर वापस लेकर आए। लेकिन नजमुल हसन ने तो वो हिमाकत की थी कि अपने ही एम्प्लॉयर की बीवी पर डोरे डाल दिए। इसके बाद नजमुल हसन को फिल्म से निकाल दिया गया और उनकी इतनी खराब रेपुटेशन हो गई कि उन्हें कहीं और काम मिला नहीं है। तो देविका रानी एक बार फिर से शशाधर मुखर्जी के समझाने पर हिमांशु राय के पास वापस आ चुकी थी। अब फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू करनी थी और इस बार चूंकि नजमुल हसन को निकाल दिया गया था तो एक और नए हीरो की तलाश थी। लेकिन इस बार हिमांशु राय कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कोई ऐसा हीरो आए जो दोबारा उनकी वाइफ के साथ कुछ भी अफेयर शुरू करे। तो अब क्या किया जाए? तो ऐसे में शशाधर मुखर्जी ने सजेस्ट किया कि कोई ऐसा बंदा हायर करते हैं जो अपने ही घर का हो, जिस पे हम विश्वास कर सके, जो विश्वास पात्र हो। और ऐसे में शशाधर मुखर्जी ने सोचा कि उनका साला है जो कुछ दिनों के लिए बॉम्बे आया है, तो क्यों ना उसे ही कास्ट कर लेते हैं। और वो साले थे अशोक कुमार। तो अशोक कुमार के साथ एक बार दोबारा जीवन नैया की शूटिंग शुरू करी गई और देविका रानी और अशोक कुमार का पेयर इतना हिट हुआ कि ये मूवी सुपर डुपर हिट हो गई। तुम किसे चाहती? तुम्हें। मुझे? तो लो मैं ये आया। हाय क्यों? अब देविका रानी और अशोक कुमार की जोड़ी एक हिट पेयर बन चुके थे और अशोक कुमार जिन पर हिमांशु राय बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट भी करते थे। अब धीरे धीरे दोनों की प्रोफेशनल लाइफ यानी देविका रानी और हिमांशु राय की प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती ही चली गई। कहने को तो दोनों लाइफ पार्टनर थे, लेकिन इनका रिश्ता अब सिर्फ प्रोफेशनल काम तक ही सीमित रहा। 1936 में जीवन नैया के रिलीज के बाद से 1939 तक लगभग ऑलमोस्ट सभी फिल्मों में देविका रानी और अशोक कुमार एक हिट पेयर बनकर सामने आए। बॉम्बे टॉकीज एक के बाद एक हिट फिल्में देती चली जा रही थी, लेकिन उसके बाद आया वो दौर जिसने बॉम्बे टॉकीज को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आखिर क्या हुआ था बताते हैं। साल था 1940 जब एक नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से हिमांशु राय की मौत हो जाती है और इसके बाद देविका रानी के ऊपर बॉम्बे टॉकीज की सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और अगले 5 साल तक कई सारे फिल्में प्रोड्यूस की, जिसमें कई सारी फिल्में अशोक कुमार के साथ थी, जैसे कि अनजान, किस्मत। फिर 1943 में आई हमारी बात, जिसमें राज कपूर को एक छोटा सा रोल भी मिला था। 1944 में आई ज्वार भाटा, जिसमें दिलीप कुमार को लॉन्च किया गया। यहाँ फिल्में तो बन रही थी, लेकिन देविका रानी और शशाधर मुखर्जी और अशोक कुमार के बीच में इंटरनल पॉलिटिक्स बढ़ती चली गई। अब ये दोनों ही हिमांशु राय के ज्यादा क्लोज थे और उनके दोस्त थे, और देविका रानी के साथ इनका कभी भी उस तरीके का कनेक्शन था नहीं। और अब जब हिमांशु राय बॉम्बे टॉकीज में नहीं रहे तो बात बात पर इनकी और देविका रानी की अनबन होना आम बात हो गई। और कुछ समय बाद शशाधर मुखर्जी और अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से अलग हो गए और 1943 में उन्होंने अपना अलग स्टूडियो खोला, जिसका नाम रखा फिल्मिस्तान। बाद में शशाधर मुखर्जी फिल्मिस्तान से भी अलग हो गए और इन्होंने खोला फिल्मालया, जो अब भी फंक्शनल है और इसे आज सम्राट मुखर्जी चलाते हैं। अशोक कुमार के जाते ही बॉम्बे टॉकीज की फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गई। धीरे धीरे देविका रानी को बिजनेस में नुकसान होता गया और उनका भी फिल्मों से इंटरेस्ट खत्म हो गया और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉम्बे टॉकीज को बंद कर देंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अशोक कुमार का बॉम्बे टॉकीज से एक खास नाता था। ये वही जगह थी जहां उनकी फिल्मों की शुरुआत हुई थी, और जब देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज को बेचने की बात की तो अशोक कुमार ने उसे खरीद लिया। अब बॉम्बे टॉकीज अशोक कुमार का हो चुका था और अगले कई साल तक कई सारी फिल्में बॉम्बे टॉकीज के अंडर अशोक कुमार ने बनाई भी, खुद का पैसा भी लगाया, खुद इन फिल्मों में काम भी किया। लेकिन शायद बॉम्बे टॉकीज को अब बंद होना ही था, इसलिए अशोक कुमार एक बार वापस आने के बावजूद, इन फिल्मों में काम करने के बावजूद, बॉम्बे टॉकीज की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस तरीके का कमाल नहीं कर पाई जो हिमांशु राय के समय करती थी। और फाइनली जून 1954 में बॉम्बे टॉकीज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। बॉम्बे टॉकीज बंद हो गई 1953 में। मैं तो प्रोड्यूसर इंचार्ज था। पर देविका रानी का क्या हुआ और आज वो कहाँ है? 1945 में बॉम्बे टॉकीज को बेचने के बाद देविका रानी ने एक रशियन पेंटर से दूसरी शादी कर ली। उसका नाम था स्टेवोस्लाव रोइरेज। शादी के बाद कुछ समय तक दोनों मनाली में रहे और उसके बाद बैंगलोर परमानेंट शिफ्ट हो गए। बैंगलोर में देविका रानी ने 450 एकड़ का फार्म हाउस बनाया और वहां पर एक्सपोर्ट का बिजनेस भी किया। 1999 में देविका रानी की भी मौत हो गई और देविका रानी की चूंकि कोई बच्चे नहीं थे दोनों शादियों से, इसलिए उनकी संपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटका को दे दिया।
और आज बॉम्बे का बॉम्बे टॉकीज खंडहर बन चुका है, तो वहीं बैंगलोर का स्टेट के कंट्रोल में है। तो ये तो थी कहानी इंडिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत से लेकर अंत की कहानी। ऐसी और फिल्मी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ जल्द एक और कहानी के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।